आज की मूवी का नाम है इंसीडियस चैप्टर 2। इससे पहले मैंने इंसीडियस चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया है। उसमें लास्ट में दिखाया गया है कि जॉस अपने बेटे डॉल्टन की जान बचाने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है और वो उस दुनिया से अपने बेटे को बचाकर इस दुनिया में ला लेता है। यहाँ डॉल्टन तो ठीक हो जाता है लेकिन जॉस उसी दुनिया में फंस जाता है। यहाँ जॉस की बॉडी को एक मरी हुई बूढ़ी औरत पोजेस करती है। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है 1986 से। ये उस समय की बात होती है जब एलिस यंग होती है और वो जॉस की मदर यानी कि लॉरेन के घर जाती और उस समय जॉस भी एक छोटा बच्चा होता है। यहाँ लॉरेन एलिस को वो सारी फोटोज दिखाती है जिसमें जॉस के साथ वो बूढ़ी औरत भी नजर आती है। इस जॉस से बात करती है और उसे पता चलता है कि जॉस के अंदर एक एबिलिटी है और उसकी इस एबिलिटी के कारण ही वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है और उसकी इस खूबी की वजह से जॉस के पीछे एक शैतान पड़ जाता है और वो उसकी बॉडी को हथियाना चाहता है। यहाँ एलिस को भी किसी के होने का एहसास होता है। यहाँ एलिस समझ जाती है कि जॉस की जान खतरे में है, इसलिए वो जॉस के अंदर की सारी मेमोरीज को मिटा देती है। साथ ही वो उस पावर को भी मिटा देती है जिससे वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और 25 साल बाद दिखाया जाता है। वो एलिस पर अटैक करता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है, पर असल में जॉस ने उसे नहीं मारा था बल्कि उसके अंदर जो बूढ़ी औरत थी उसने एलिस को मारा था। अब जॉस की पत्नी रिनाय को पुलिस बुलाती है। यहाँ पर पुलिस रिनाय से कहती है कि अगर एलिस की गर्दन में तुम्हारी फैमिली मेंबर के किसी की भी उंगलियों के निशान होंगे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रिनाय यहाँ घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि एलिस की गर्दन में जॉस की उंगलियों के निशान है। वहीं जॉस अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मॉम के घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी चीजें नॉर्मल नहीं होती। उनके साथ वही पुरानी घटनाएं फिर से घटने लगती है, जैसे म्यूजिक का अपने आप प्ले होना, उसकी बच्ची का किसी को देखकर रोना। रिनाई ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन जॉस इन सब बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। यहाँ जॉस रिनाय से कहता है कि ये सारा वहम तुम्हारे दिमाग का है और वो रिनाय से ये भी कहता है कि मेरे पीछे शैतान पड़े हुए थे जिनमें से एक ने एलिस को मारा है। अब सीन शिफ्ट होता है और एलिस के 2 इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिस के घर जाते हैं। यहाँ पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब वो उस रूम में जाते हैं तो उन्हें 1986 का एक कैसेट दिखाई देता है और जब वो उस कैसेट को प्ले करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वही कैसेट है जो एलिस ने 1986 में जॉस के केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान लिया था। और वो इसमें देखते हैं कि जॉस किसी से बात कर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डॉल्टन को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपनी मॉम रिनाय को बताता है कि उसने घर पे किसी को देखा है और कल रात डैड किसी से बात कर रहे थे। यहाँ रिनाय जानती थी कि डॉल्टन बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि उसने भी ये सब फील किया था। वो अपने बेटे से कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है। यहाँ पुलिस रिनाय से कहती है कि एलिस के गर्दन में जो निशान पाए गए हैं वो जॉस के नहीं है। ये सुनकर रिनाय हैरान हो जाती है क्योंकि वो जानती थी एलिस का मर्डर जॉस ने किया है। तभी वहाँ पर उसकी बेबी की छोटी सी गाड़ी अपने आप चलने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होने लगती है। तभी उसे वहाँ एक औरत नजर आती है जिसके बारे में डॉल्टन ने उसे बताया था। रिनाय उसके पीछे जाती है लेकिन वो गायब हो जाती है। तभी उसकी बेटी की रोने की आवाज आती है। वो भागते हुए अपनी बेटी के रूम में जाती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है लेकिन वहाँ उसकी बेटी नहीं होती। वो बहुत डर जाती है। उसे फिर से अपनी बेटी के रोने की आवाज दूसरे रूम से आती है। वो उस रूम की तरफ भागती है। उसके सामने जो भी सामान आते थे वो सब अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। तभी वो औरत उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं जॉश की मॉम को दिखाया जाता है जो वो दोनों इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है। उन इन्वेस्टिगेटर को जो टेप मिला था वो जॉश की मॉम को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि आज से 25 साल पहले जब ये टेप रिकॉर्ड किया गया था उस टाइम उसके पीछे कोई खड़ा था। वो कोई और नहीं, यंग जॉश होता है। ये सब जानने के बाद जॉश की मॉम हैरान हो जाती है और वो उनसे मदद मांगती है। अब यहाँ एलिस के जो साथी होते हैं वो एलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एलिस की आत्मा उन्हें बताती है कि तुम्हें उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पर जॉश की मॉम काम किया करती थी, पर अब ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब तीनों उस हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर लॉरेन को याद आता है कि एक बार उसने जॉश को यहाँ लाया था
वहाँ पर एक बूढ़ा पेशेंट होता है और उसने जॉस के ऊपर हमला किया था। इसके बाद वही पेशेंट कुछ दिनों के बाद जॉस की मॉम को लिफ्ट में मिला था। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। यहाँ जॉस की मॉम एक दूसरी नर्स से बात करती है। वो उससे उस बूढ़े आदमी की हेल्थ के बारे में पूछती है। तभी वो नर्स बताती है कि उस पेशेंट ने एक दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब ये तीनों उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं जिसने हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था। ये घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। एलिस के साथ ही ऊपर एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची का भूत दिखता है। वो छोटी बच्ची उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर देगी। वहीं लॉरेन की माँ एक बहुत बड़ी तस्वीर को देखती है। ये तस्वीर उसी लड़की की होती है जिसने रेनाय पर अटैक किया था और उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची भी होती है। और ये छोटी बच्ची एलिस के पार्टनर्स को अभी रूम में दिखाई दी थी। जब लॉरेन ये सब देख रही थी तभी उसके ऊपर का झूमर गिरने लगता है। तभी वहाँ एलिस का पार्टनर आकर उसे बचा लेता है। तभी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एलिस की आत्मा नहीं है बल्कि उनके घर में जो बुरी आत्मा है उसने जानबूझकर उन्हें यहाँ भेजा है क्योंकि वो इन सबको मारना चाहती है। इन्वेस्टिगेट करते हुए एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे डमीज होते हैं और साथ में ब्लैक कलर की एक वेडिंग ड्रेस भी होती है। वहाँ पर एक संदूक भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे होते हैं और ये न्यूज़पेपर कई साल पुराने होते हैं और उन्हें इस न्यूज़पेपर के थ्रू ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में जिसने सुसाइड किया था वो इसी वेडिंग ड्रेस को पहनकर औरत बनता था और फिर यंग लड़कियों का मर्डर करता था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था पर उसकी माँ की आत्मा उससे ये सब करवाती थी। और जॉस के बचपन में जो बूढ़ी औरत उसके पीछे पड़ी थी ये वही बूढ़ा आदमी होता है। यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि जॉस की आत्मा अभी भी वही मरे हुए लोगों के साथ फंसी हुई है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से पॉजेस हो चुकी है। अब ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। वो कहती है कि घर पर जो भी हो रहा है वो सब जॉस कर रहा है क्योंकि जॉस के अंदर अभी भी वो आत्मा है। हमें बच्चों को उससे दूर रखना होगा। वहीं एलिस के वो दोनों साथी जॉस के घर के बाहर आ जाते हैं और अब तीनों में से एक जॉस के घर के अंदर जाता है और उसके बाकी दोनों साथी उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अब वो आदमी जॉस से बात करता है। जॉस उसके लिए पीने का पानी लाता है और तब तक वो आदमी बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करता है ताकि वो जॉस को बेहोश करके उसके अंदर के डीमन को बाहर निकाल सके। जॉस उसके लिए पीने का पानी लाता है लेकिन वो जानता था कि ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। इसके पहले वो आदमी उसे इंजेक्शन लगाता है, जॉस उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इसके दोनों साथी रिकॉर्डिंग सुनकर तुरंत भागकर घर के अंदर आते हैं। दोनों अपनी साथी की मदद करने के लिए आते हैं लेकिन जॉस उन पर भी हमला कर देता है और उस आदमी को मार देता है। और जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो वो मरे हुए लोगों की दुनिया में होता है। यहाँ वो जॉस की आत्मा से भी मिलता है। यहाँ वो आदमी जॉस को बताता है कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है, उनकी जान खतरे में है। और वो आदमी जॉस को एक घर की तरफ इशारा करता है जो जॉस का घर होता है। दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। यहाँ जॉस उसी डीमन को देखता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था। वो उस घर के अंदर चली जाती है जिसके बाद जॉस भी उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है। लेकिन डीमन की सोल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो जॉस के ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ एलिस की सोल आ जाती है और वो डीमन की सोल को भगा देती है। यहाँ एलिस जॉस से कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा जिसके लिए तुम्हें तुम्हारा शरीर चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस बूढ़े आदमी के घर जाना होगा। एलिस और जॉस की आत्मा जिस दुनिया में है उस दुनिया में वो किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हैं। ये उस टाइमलाइन में जाते हैं जहाँ पर जॉस खुद एक छोटा बच्चा होता है। उस वक्त में एलिस उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और जॉस उस छोटे जॉस से पूछता है कि हमें वो डीमन कहाँ मिलेगा। यहाँ वो छोटा जॉस उसे सब कुछ बता देता है क्योंकि उसे उस डीमन के बारे में सब कुछ पता होता है। और ये वही टाइम होता है जब छोटे जॉस की रिकॉर्डिंग में बड़ा जॉस दिखाई देता है। अब ये दोनों उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं और उस समय वो बूढ़ा आदमी बच्चा होता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती लड़की बनाती है क्योंकि उसकी मॉम एक साइको होती है जो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है और मरने के बाद उसी ने अपने बेटे के शरीर पर कब्जा किया था और इसीलिए वो लड़की की ड्रेस पहनकर दूसरी लड़कियों को मारा करता था। और ये वही औरत होती है जो जॉस के घर पर दिखती है और उसी टाइम ये औरत उन तीनों को देख लेती है। और वहीं प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि
जॉस पूरी तरीके से उस बूढ़े आदमी के कब्जे में है। यहाँ जॉस अपनी फैमिली के ऊपर अटैक करता है। यहाँ रीनाए और उसके दोनों बच्चे बेसमेंट में छुप जाते हैं। तभी डॉल्टन, जो कि खुद भी आत्माओं की दुनिया में जा सकता है, वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड की जान बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाएगा। इसके बाद वो एक जगह बैठकर सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में होता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीमन की सोल जॉस के ऊपर हावी हो गई है। और वही प्रेजेंट लाइफ में जॉस भी बेसमेंट में आ जाता है और अब वो उसे मारने वाला है। और वहीं दूसरी दुनिया में वो औरत जॉस के ऊपर अटैक करती है। तभी एलिस आकर उस औरत को मारती है, जिसका असर प्रेजेंट लाइफ में जॉस के ऊपर होता है। जॉस अपने बेटे डॉल्टन को मारने वाला था, पर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि एलिस उस औरत के ऊपर हावी हो चुकी थी। इसके बाद एलिस जॉस और उस आदमी से कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम दोनों अभी जिंदा हो। इसके बाद जॉस और वो आदमी दोनों अपने शरीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें रास्ता नहीं मिलता। और तभी वहाँ डॉल्टन की आत्मा आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉस अपने शरीर में वापस आ चुका है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उनकी मेमोरीज को भी हमेशा के लिए मिटा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एलिस ने बचपन में जॉस की मेमोरीज मिटाई थी ताकि कोई भी स्पिरिट इन्हें पोजेस न कर सके। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस के वो दोनों साथी एक घर में जाते हैं। वो उस घर में एक लड़की की हेल्प करने जाते हैं। उनके साथ एलिस की सोल भी होती है, जिसे एक छोटी बच्ची ही देख पाती है। और इसके साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।